गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, क्या हाल है? कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? सही है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, पिछली क्लास में किस किस को कुछ भी समझ नहीं आया था तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मजा। ये चैप्टर पता नहीं देखो कब खत्म होता है। अभी तो मैं पुराने से ही करा रहा हूं, जब तक नया नहीं कराऊंगा तब तक कैसे खत्म होगा। ये मैं खुद चाहता हूँ जल्दी खत्म हो, फिर मैं आपको नया चैप्टर कराऊं अपने तरीके से। अभी तो जैसा आपको छोड़ के गए हैं सर, मेरे को वही कंटिन्यू करना पड़ रहा है। मेरा वॉइस लैग हो रहा है, और किसी के लिए वॉइस लैग हो रहा है क्या? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है? लिख के बता दीजिएगा। पोल आ गया है आपके सामने, लगा सकते हैं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? अब सही है वॉइस? यस सर, अब सही है। हेलो माइक चेक, हेलो Yes, sir. हेलो। Now it is all right. सवाल ये नहीं टूटा के बच गया शीशा। आओ अचानक से। हाँ, मैं बहुत बढ़िया, एकदम मजेदार। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में, क्योंकि हमने पिछले सेशन में क्या कराया था, आज मैं आपको शेप दिखाऊंगा। मेरे को किसी ने भेजा था, पूरक ने भेजा था शायद वो लिंक। तो आज मैंने वो यूज करना सीखा है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपके एक एक हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है। इनपुट वाला मेथड भी होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। कौन सा इनपुट वाला मेथड, मैं इसको जानता नहीं हूं। अगर आप मेरे को बताओगे शायद मेरे को पता चल जाएगा ये इनपुट वाला मेथड आखिर होता क्या है। ओके, मैं तो यही मेथड जानता हूँ, सस्ता सा मेथड है, सरल सा मेथड है, ये आसान मेथड है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या करा दिया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी करा दिया था, sp3d भी करा दिया था। तो अच्छा, आपका ये मेथड आप ये कर लीजिए। मैं ये मेथड यूज ही नहीं करता, क्योंकि इस मेथड को यूज करके कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, अमन सर आएंगे आपके ओपिनियन पोल के लिए। आपको मेरी टीचिंग कैसी लग रही है, मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ये इसके लिए आएंगे। आप उनको ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, नरेंद्र सर ने आपको बताया तो आप उसको याद कर सकते हैं। सबका अपना अपना टीचिंग स्टाइल है, सबका अपना अपना तरीका है, आप उनको याद करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट वो मैं आपको फॉलो नहीं करवाऊंगा। मैं तो यही वाला आपको फॉलो करवाऊंगा। ठीक है, अब बेटा और कौन सी लास्ट स्लाइड देखेगा, इससे ज्यादा लास्ट कहां पे जाएगा? हाँ, करनी तो चाहिए एमओटी, बट अभी दो वाली स्टार्ट करेंगे, दो चीजें और स्टार्ट करेंगे। आपकी दो हाइब्रिडाइजेशन रह गई है, एक कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रह गई है आपकी, जल्दी से बताओ।
sp3d2। आइए, स्टेरिक नंबर है हमारे पास कितना, कितना ले लेंगे? हाँ जी बिल्कुल, नोट्स बना सकते हैं आप अपने। स्टेरिक नंबर हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी क्या, sp3d2। और यहां पे मैंने आपको बोला था कि sp3d2 का मतलब क्या है, कि d का कौन सा ऑर्बिटल यहां पे पार्टिसिपेट करेगा, ये आपने बताया नहीं है अभी तक, बताइए। जब ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये एक काम करूंगा, इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं उससे। तो पूरा स्क्रीनशॉट तो बेटा अब आप प्रीवियस लेक्चर में जाके आप वहां से रिकॉर्डिंग देख के आप मार लीजिएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, तो हाइब्रिडाइजेशन में आपका क्या हो जाएगा, हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है पूरक। तो sp3d2 आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन है। और इसमें मैंने आपसे पूछा था कि डी का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो डी का दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा। तो ये दो बातें याद रखिएगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री आप याद रखना कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल होगी। अब इसमें पहला केस हम करते हैं, केस नंबर 1 इसके अंदर था सिग्मा इज इक्वल टू 6 और लोन पेयर इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका बनेगा ए बी 6 टाइप का बनेगा। और इस ए बी 6 टाइप में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ए और यहां पे ये। तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये भी आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर आपसे पूछेगा बॉन्ड एंगल, तो आप बताओगे बॉन्ड एंगल ये और ये बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड एंगल आपको मिलेंगे। एक आपको क्या मिल रहा है, प्लेनर, और एक आपको मिल रहा है एक्सियल। ये आपका एक्सियल, ये प्लेनर। तो प्लेनर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सियल होगा, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। ज्योमेट्री मैंने आपको बताई है ऑक्टाहेड्रल, यहां पे आपका शेप भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। शेप भी आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। और यहां पे एक और बात लिख सकते हैं, ये जो ज्योमेट्री होती है ये आपकी क्या होती है, ये जो ज्योमेट्री है आपका सिमेट्रिकल होती है। क्या होती है, सिमेट्रिकल। मैं हर उसमें आपको ये बात लिखवा रहा हूं ताकि आपको ये बात याद भी रहे, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होगा कि आपको, मेरे को कल पूरक ने एक वो भेजा था, मैं उसको 1 मिनट कराने की कोशिश करता हूं, रुको। ठीक है, 1 मिनट। सबको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, ये आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, SF6 का मॉलिक्यूल, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, sp3d का मॉलिक्यूल हो गया, sp3d2 का मॉलिक्यूल हो गया। ये कौन सा हो गया, sp3d2 का मॉलिक्यूल हो गया। इस मॉलिक्यूल में आपका क्या करोगे, देखो इस मॉलिक्यूल में आप क्या करोगे, देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर ये आपका क्या है, ए है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या है, ए है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपका पार्ट क्या है, ए है। और इसके बाद अगर हम बात करें बी की, तो यहाँ पे आपके ये जो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं ये आपके सब क्या है, बी मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करोगे, तो बॉन्ड एंगल आप देखो यहाँ पे शो करेगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भी आप देख सकते हो। तो सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो आप इसको कैसे भी घुमा के देख लो, ये आपकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, आइडेंटिकल ज्योमेट्री रहेगी। ये कैसी ज्योमेट्री रहेगी, आइडेंटिकल ज्योमेट्री रहेगी। और यहाँ पे ये आपको क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ये आपको क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ये वाली बात, हाँ या ना। ओके।
तो सबको दिख गया, ये वाला सबको दिख गया। एक बार फिर से रिपीट कर दें बेटा। सेंटर में आपका क्या बैठा हुआ है, सेंटर में आपका क्या बैठा है, ये आपका ए बैठा हुआ है सेंटर में, और यहाँ पे ये क्या है आपका बी है, ये चारों तरफ आपके क्या है बी है। तो ये आपके, हाँ एक्स ऐसा लग रहा होगा आपको, लग सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सिस जो है वो आपका इस तरीके से रोटेट करेगा ऐसे। तो ये आपका बीच में क्या हो गया, बीच में आपका क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर, ऊपर आपका एक है एक नीचे है। तो अब उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कितना यहाँ पे बॉन्ड एंगल आएगा और कितना यहाँ पे आपका वो आएगा। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा अब। अच्छा एग्जाम्पल अगर आपसे मैं पूछूं तो एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? बेटा टॉपिक आपका कंटिन्यू चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन। अतिका कंटिन्यू टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे शेप आपकी ऑक्टाहेड्रल है, एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है। अच्छा एग्जाम्पल से पहले हम क्या करेंगे, आपका क्या निकालेंगे, मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम इलेक्ट्रॉन की, आपकी 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा मिनिमम इलेक्ट्रॉन 6 रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल आप बताइए, एग्जाम्पल आपके लिए क्या हो जाएंगे, SF6 आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SF6। और क्या हो जाएगा, और बताओ एग्जाम्पल SF6 के अलावा और कोई? HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता, SF6 ही आपका बनता है। SO6 कैसे हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो सल्फर के साथ तो आपके 6 बॉन्ड बन गए। अच्छा आपका मान लीजिए कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ आपके क्या बनाने हैं, 6 बॉन्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, ClO5F, ये आपका हो जाएगा बेरिलियम क्लोराइड। एक बार बना के देखना तब आपको समझ में आएगा। मेरे को तो लगता है कि बेरिलियम क्लोराइड अगर आप बता रहे हो इसका मतलब केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आ रही है। तो ClO5F। अच्छा क्या जिनॉन के साथ बन सकता है, जिनॉन के साथ XeO2F4, XeO2F4, तो आपको क्या बन जाएगा, ये जिनॉन का कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आ गया? और यार ये गलत लिख दिया Cl वाला, क्या यार तुम लोग गलत लिखवा देते हो। Cl वाला आप बताओ, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसके आगे चलते हैं। HCl6 हो सकता है, लिख ले बेटा यार, SF6 क्यों परेशान हो रहा है, HCl6 लिख ले। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की, इसका केस नंबर 2 जल्दी से खत्म करते हैं, फिर MOT स्टार्ट कराऊंगा। केस नंबर 2, सिग्मा आपके पास कितना है, सिग्मा आपके पास हो जाएगा 5, लोन पेयर आपके पास हो जाएगा 1। अब सिग्मा 5 लोन पेयर 1, सिग्मा 5 लोन पेयर 1, इसमें आपका अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा A, और यहाँ पे आपके पास क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो क्या बेंट रूल आप लगाओगे, बताओ? सिमेट्रिकल है तो बेंट रूल अप्लाई होगा क्या, सिमेट्रिकल है तो बेंट रूल अप्लाई करोगे क्या? कितने लोग ऐसे हैं जो बेंट रूल को भूल गए, कितने लोग ऐसे हैं जो बेंट रूल को भूल गए, उन्हें पता ही नहीं है बेंट रूल कुछ था भी? बहुत बढ़िया, ये अच्छा कर रहे हो आप लोग फिर फीडबैक देना कि सर पढ़ाते नहीं है ठीक से, है ना? जब आप ना अमन सर आपसे पूछे तब आप फीडबैक देना, सर ठीक से नहीं पढ़ाते। आप अपनी गलती मत बताना कि आप भूल जा रहे हो या आप पढ़ नहीं रहे हो।
वो आपकी गलती थोड़े ना, वो भी सर की गलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेंट रूल तब अप्लाई करते हैं जब आपका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, दो टाइप के आपको बॉन्ड एंगल मिलते हैं, तब आप क्या करते हो, आप तब आप यूज करते हो किसको, बेंट रूल को। जब आपका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तब आप बेंट रूल यूज करोगे। क्या यहाँ पे अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? मैंने अभी आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया कि ऐसा कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, फिर भी आपकी बुद्धि में ये चीजें जाती नहीं है। आपको तो ना वही घोड़े वाली चाल, गधे वाली चाल पसंद है, घोड़े वाली चाल पसंद ही नहीं है। यहाँ पे देखो क्या होगा यहाँ पे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखो ध्यान से, एक और मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से हटा दे रहा, एक लोन पेयर लगा दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं कैसे। देखो आप सबको दिखाई दे रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर फिर से। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक लोन पेयर लगा दिया, ये मैंने क्या लगा दिया, एक लोन पेयर लगा दिया। दिख रहा है सबको? ये सबको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर लोन पेयर वाला? ओके। तो जैसे ही मैं ये लोन पेयर लगाऊंगा, ये ध्यान रखना, ये लोन पेयर लगा दिया, ये सिमेट्रिकल लोन पेयर है, कहीं पे भी लगा सकते हो आप इस लोन पेयर को, सिमेट्रिकल है, जहां मन करे आप वहां पे लोन पेयर लगा दो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप इसको घुमा घुमा के जैसे भी देखना चाहो वैसे आप इसको देख सकते हो। सबको समझ में आ गया? अब क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान से देखना, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो आपकी, और इसका जो शेप बनेगा बताइए क्या बनेगा, शेप, इसका शेप क्या बनेगा बताओ, इसका शेप क्या बने, एंगुलर नहीं यार, इसका शेप बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल। तो लिख लेना इसका शेप क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। और बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। थोड़ा सा, ऐसा नहीं बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम लोन पेयर। लोन पेयर के रिपल्शन से आपका क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब मेरे को ये बताओ कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट कितना है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट 7। एग्जाम्पल आप बताओ, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, IF5, इसका फेमस एग्जाम्पल है ये IF5, इसको आप लिख लेना, इसका फेमस एग्जाम्पल है IF5, ये लिख लेना। PCl5 नहीं हो सकता, पी के पास आपके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हमें 7 चाहिए, हमें कितने चाहिए, 7, तो हेलोजन वाला ही बनेगा, ठीक है। ओके। XeO5 ध्यान से देखना, O5 का मतलब है 5 डबल बॉन्ड, और जिनॉन के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। BrF5 लिख ले, यहाँ पे लिखना चाहे, दिल को छोटा मत करो, लिख लो, ठीक है। इसका अगला केस क्या होगा बताओ, अगला केस क्या बनेगा, जल्दी से बता दो फटाफट से। तीसरा केस, सिग्मा आपका कितना, 4, लोन पेयर आपके कितने, 2, तो ये आपका बनेगा AB2L2 टाइप का। यहां पे आपका क्या होगा, A, और यहां पे 4 पोजीशन ऐसी, एक पोजीशन पे लोन पेयर ऊपर रख दो, एक पोजीशन पे लोन पेयर नीचे रख दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, B B B B। और इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट बताएगा कोई, मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। एग्जाम्पल XeF4, XeF4, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ओके, तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन यहीं पे खत्म होता है। अगला हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कौन सा है, अगला हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अगला स्टेरिक नंबर हमारे पास क्या है, 7। और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगा,
sp3d3। अब इसमें बताइए कि d के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो d के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो करेगा dz स्क्वायर, एक करेगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरा कौन सा करेगा, dxy, सॉरी हाँ dxy सही है। एक बार देख लो फटाफट से प्रीवियस स्लाइड। डन, डन हो गया। आइए अभी ना आपके लिए, मैं नया हूं और आप मेरे लिए नए हैं, तो अभी आपको ना मेरे साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग बनाने में टाइम लगेगा। एक बार आपने नया चैप्टर मेरे साथ स्टार्ट करोगे तो आपको मेरे साथ बॉन्डिंग बनाने में मजा आएगा, आपको फिर पता चलेगा कि किस तरीके से क्या पढ़ना है। अभी हम वो चैप्टर कर रहे हैं जो 3 टीचर ने आपको कराया है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है ना। तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, थोड़ा सा आप करेंगे, थोड़ा सा मैं करूंगा, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, 4 टीचर ने कराया, तो देख लो अगर आप कंटिन्यू टीचर चेंज करवाते रहोगे तो परेशानी आपको ही होनी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा कॉपरेट मेरे साथ करो तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आता रहेगा, और मैं आपकी 11th बहुत स्ट्रांग करवा दूंगा, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, AB4L2 टाइप का आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, अगला आप देखिएगा यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ये आ गया, इसकी ज्योमेट्री आपसे पूछा जाएगा, तो ज्योमेट्री आपको याद रखनी है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी बताओ, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो यहां पे आपका पहला केस है, आपका सिग्मा कितने हो 7, लोन पेयर हो आपके पास 0, तो यहां पे आपका क्या बनेगा, AB7 टाइप, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा A, और यहां पे आपको क्या करना है, पेंटागन बनाना है। तो पेंटागन आप बनाना आता होगा सबको, पेंटागन आप सबको बनाना आता होगा, ये आपका पेंटागन बन गया, 5 एंगल। और एक आपको क्या करना है, एक बॉन्ड ऊपर रखना है, एक बॉन्ड नीचे रखना है, ये ऐसा रख सकते हो। तो यहां पे आप लिख दो B B B। अब आप यहां पे देखना ध्यान से, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, अनसिमेट्रिक होगा। कैसा होगा, अनसिमेट्रिक होगा। इसका मतलब इसमें कौन सा रूल लगाओगे तुम, इसमें कौन सा रूल लगा सकते हो, बेंट रूल लगा सकते हो। तो यहां पे जो आपको 2 बॉन्ड एंगल मिलेंगे, एक बॉन्ड एंगल ये मिलेगा जिसको हम बोलेंगे थीटा एक्सियल, एक आपको क्या मिलेगा, बॉन्ड एंगल ये मिलेगा जिसको आप क्या बोलोगे, थीटा एक्सियल, और दूसरा बॉन्ड एंगल आपको ये मिलेगा जो आपका क्या है, थीटा प्लेनर। अब यहां पे बहुत ही डिफरेंट केस है, जैसा sp3d में था वहां पे थीटा प्लेनर वाला एंगल बड़ा था, लेकिन यहाँ पे थीटा प्लेनर वाला एंगल छोटा होगा, 72 डिग्री का होगा, और थीटा एक्सियल वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, 90 डिग्री का होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। सवाल ये है कि जो आपके 72 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितने होंगे, नंबर ऑफ एंगल कितना होगा इसका, प्लेनर वाले का, जल्दी से बताओ, टोटल नंबर ऑफ एंगल कितना होगा प्लेनर वाले का। टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने होंगे जो 72 डिग्री शो करेंगे, वो होंगे आपके पास 5, 1 2 3 4 5, जो प्लेन में है वो, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। और जो 90 डिग्री वाले हैं ये कितने होंगे, 10, 5 ऊपर से 5 नीचे से, तो 10 हो गए। और इसका शेप आपको समझ में ही आ रहा होगा क्योंकि आपके सारे सिग्मा बॉन्ड है, शेप क्या होगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट अगर पूछेगा तो कितना आ जाएगा, मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट कितना आ जाएगा, 7। एग्जाम्पल आपके लिखोगे IF7। अब BRF7 मत लिखना क्योंकि BRF7 एग्जिस्ट नहीं करता, IF7 आपका एग्जिस्ट करता है।
तो इसका एक इकलौता बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो आपसे पूछेगा। ClF7 भी एग्जिस्ट नहीं करता, XeF6 तो इसमें आएगा ही नहीं, अभी आगे आएगा इसके अगले वाले एग्जांपल में। ठीक है, अब देखो इसको हम वहां पे देख लेते हैं, वहां पे कहां पे, जहां पे हमें इसको देखने की जरूरत है वहां पे देख लेते हैं। अरे इसमें आ ही नहीं रहा अगला स्ट्रक्चर, इसमें 6 ही है। ठीक है, ओके, माय मिस्टेक, इसमें 6 ही है, तो अब आपका आ नहीं रहा। ओके ओके, चलो अब आपको ये वाला तो समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया सबको। यार अब ये मैन्युअली ऐड करना मेरे को लिए बहुत ही मुश्किल है, मैं बड़ी मुश्किल से तो वो चलाना सीखा। अब अगला करते हैं इसी का लास्ट केस, फिर उसके बाद आते हैं एमओटी थ्योरी, और ऐसी एमओटी थ्योरी जो बेटा आपको उंगलियों पे उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं लास्ट केस क्या है इसका। सिग्मा आपका कितना हो जाए, सिग्मा आपका कितना हो जाए 6, और लोन पेयर आपका कितना हो जाए 1। हाँ 7 वाला नॉर्मली नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा AB6L, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो। अच्छा ये बताओ लोन पेयर आप कहाँ रखोगे, प्लेन में कि आप एक्सियल पे? लोन पेयर कहाँ रखोगे, प्लेन में या एक्सियल में? लोन पेयर आप कहाँ रखोगे, प्लेन में या एक्सियल में? तो लोन पेयर हम वहां पे रखते हैं जहां पे आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ये मैंने आपको बताया होगा। लोन पेयर आप वहां रखोगे जहां पे आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा कब होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा कहां पे, एक्सियल वाला। तो लोन पेयर हम कहां पे रखेंगे, एक्सियल में रखेंगे। इसमें 2 लोन पेयर कभी भी नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर आएगा तो ऑक्टेट रूल आपका क्या हो जाएगा, वॉयलेंट हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा, एक्सियल पे हमने इसको इस तरीके से रख दिया। अब आप इसको कुछ इस तरीके से फील करो कि जैसे आपने अम्ब्रेला देखा है, अम्ब्रेला छाता, तो जब छाते को आप खोलते हो तो आपका छाता थोड़ा सा झुका हुआ होता है इस तरीके से, है ना। जो आपका अम्ब्रेला है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है और नीचे से आपने डंडा लगाया हुआ होता है। तो ये आपके बॉन्ड जो है वो थोड़े से आपके क्या हो जाएंगे, झुके हुए होंगे ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दिस लोन पेयर। इतना आ रहा है, जो प्लेन के आपके एंगल है वो थोड़े से झुके हुए होंगे और नीचे से आपका एक ये सपोर्ट दे रहा होगा इसको। तो यहाँ पे आपका जो शेप बनता है, इसको 2 चीजें याद रखना इसकी, एक तो शेप याद रखना, शेप इसकी 2 होती है, एक तो शेप होती है अम्ब्रेला शेप, और दूसरी शेप जो होती है वो होती है आपकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इतना आ रहा है समझ में? या तो आप इसको अम्ब्रेला शेप बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे तो 8, और एग्जाम्पल इसका याद रखना XeF6, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है XeF6। ठीक है, ओके। तो ये तो थी पूरी कहानी आपकी क्या, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। उम्मीद करूंगा एग्जाम में आपकी, हाँ एग्जाम में डायग्राम देके शेप पूछेंगे या फिर डायग्राम देके पूछेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ना। जैसे बेंट रूल मैंने आपको अप्लाई करने को बोला, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछेंगे। बेटा सीबीएसई में नहीं आता, बट आपको मैं जिस तरीके से करा रहा हूं कि अगले साल सपोज करो कि आप में से कुछ बच्चे नीट या जेई की तैयारी करने के लिए गए, तो उनके साथ दिक्कत क्या होगी, फिर आपका ये वाला पोर्शन क्या रह जाएगा, वीक रह जाएगा, और 12th में दोबारा से ये चीजें करानी बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में चीजें करा रहा हूं। ओके, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही चीजें, अगर आपको ये लग रहा है कि सर फालतू करा रहे हैं, तो आप मेरे को बता दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया ये समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया बिंदास बोल दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, पता है 4 या 5 लोगों के रिप्लाई आते हैं, बाकी नहीं आता। थोड़ा थोड़ा आ गया प्रियांशी, चलो आप धीरे धीरे मेहनत करोगे तो हो जाएगा बेटा। ट्रिक तो नहीं है कोई, लेकिन आप धीरे धीरे आप उनको रोज 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई लगता है कि चीजें याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करिए कि उनको लिख के ना अपने सामने चिपका दीजिए, तो उनको आप धीरे धीरे बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं कराता हूं, देखो। ठीक है, आपको इतने आपको दे रखे हैं, आपसे इसमें पूछ रहा है कि यहां से अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल निकालिए, तो फटाफट से आप बताइए कि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे। ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि फाइंड फाइंड आउट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, इंटीजर टाइप हो जाएगा। नंबर ऑफ द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो कितने आपके मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आपके अनसिमेट्रिकल हैं, आपको यहाँ पे नंबर बताना है। तो कमेंट सेक्शन में नंबर आप बताइए कि कौन कौन से। आप तो केवल ये बताइए, ये तो मैंने आपको बना दिया, आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल हैं। आपको केवल ये बताना है कि ए बी सी डी, आपको केवल उनके नाम लिखने हैं। ए का अगर मान लीजिए ए है तो आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में ए, बी है तो बी लिखिए, सी है सी लिखिए, और आपके एक से ज्यादा अगर आपको लग रहे हैं तो आप उन सबको एक साथ करके लिखिए। जैसे ए बी एच है तो ए बी एच लिखिए, ए बी आई है तो ए बी आई लिखिए, है ना, इस तरीके से। जल्दी से बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का मतलब समझ में आता है ना। आपको केवल और केवल क्या फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है सेंट्रल एटम का। तो अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लिया तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब ये बताइए कि टोटल कितनी हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हैं जो आपकी अनसिमेट्रिकल होती हैं। टोटल कितनी हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हैं जो अनसिमेट्रिकल होती हैं। टोटल कितनी हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हैं जो अनसिमेट्रिकल होती हैं। केवल 2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हैं जो आपकी क्या होती है, अनसिमेट्रिकल होती हैं। एक आपकी क्या होती है, sp3d, ये अनसिमेट्रिकल है, और एक आपकी होती है sp3d3। इसके अलावा जितनी हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी क्या होती है, सिमेट्रिकल होती हैं।
तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये दो हाइब्रिडाइजेशन तो इनमें से किसी की नहीं आ रही। तो जैसे आपका ए का देख रहे हैं SF6, SF6 आपका क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2। तो ये तो आपका क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। XeO2F2, इसमें आप बताइए क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, कितने लोन पेयर। तो जिनॉन के पास आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो चले गए डबल बॉन्ड बनाने में, 4 चले गए किसमें, डबल बॉन्ड बनाने में, और 2 चले गए सिंगल बॉन्ड बनाने में। तो एक लोन पेयर बचा है, और एक लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, sp3d। ये क्या बना, sp3d बना। H2O आप जानते होगे sp3 होता है। PCl3F2, इसमें आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पांचों के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 5, और 5 में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो कितना आता है, sp3d। PCl5 किसका हो गया एग्जाम्पल, sp3d का। IF7 किसका एग्जाम्पल हो गया, IF7 किसका एग्जाम्पल हो गया, sp3d3 का। H2SO4 किसका एग्जाम्पल हो गया, सल्फर। मैंने बताया था कि आपके ऑक्सी एसिड है, सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब आपके क्या बनते हैं, sp3 में जाते हैं। HClO4 क्लोरीन का एसिड है, तो ये आपका ये भी किस में जाता है, sp3 में जाता है। SF4 आपको किस में आएगा, sp3d में। आपके 4 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। XeF6 ये किस में आएगा, XeF6 sp3d3 के अंदर। तो अब आप मेरे को बताइए कि ये मैंने सारे हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने लिख दिए, डी वाला कैसे होगा। अरे फास्फोरस के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 5 बॉन्ड बने हैं। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 5 के साथ 5 बॉन्ड बने हैं, सिंगल सिंगल। 3 क्लोरीन ने बनाए, 2 फ्लोरीन ने बनाए हैं। तो टोटल कितना हो गया, ठीक है। एफ आपका कैसे हो जाएगा, एफ आपका देख लो, एफ में भी आपका यही होगा। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 के सातों ने सिंगल बॉन्ड बना दिए। तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं अलग कलर से। ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ये अनसिमेट्रिक हो गया, ये अनसिमेट्रिक हो गया। इतना आ गया। सी में बेटा ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम बनेगा ना, हाइड्रोजन तो कभी भी नहीं बनता सेंट्रल एटम। तो आपके टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इज इट क्लियर, अब समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आपको ना क्या करना पड़ेगा, खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने की। और हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, थोड़े से बॉन्ड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने बॉन्ड के ऊपर ध्यान दे दिया तो आपका काम हो जाएगा, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहीं पे खत्म होती है। हाँ बेटा क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपका क्या है कि इसमें आपके क्वेश्चंस इसी तरीके से फॉर्म होंगे जैसे, और क्वेश्चन देंगे तो एमओटी थ्योरी नहीं हो पाएगी आपकी। तो एमओटी करनी है कि ये वाले क्वेश्चंस दे दूं अभी, मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला, मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले और उससे मैंने क्या करा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाँ यही टाइप है हाइब्रिडाइजेशन में। चलो क्वेश्चंस लिख लो, होमवर्क में आपको करने हैं, देखो। विच स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बोलते हैं, विच स्ट्रक्चर ऑफ SF4 इज इनकरेक्ट। जी पार्ट समझा दे यार। जी पार्ट में क्या है, H2SO4 का तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बनवाया हुआ है। कितने लोगों को नहीं आता H2SO4 का स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और OH। आप देख लो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर।
आगे देखो, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ SF4 इज इनकरेक्ट। ठीक है, और ये आपका मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट का मतलब है एक से ज्यादा सही होता है आंसर। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, जो कौन सा स्ट्रक्चर आपका गलत बना हुआ है। देखो क्या करना है यहाँ पे एक चीज आपको क्लियरली समझनी पड़ेगी। पहले SF4 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे। SF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp4, SF4 आपका मॉलिक्यूल है महाराज, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है SF4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या होगी? देखो यहाँ पे क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो टोटल आपको कितना हो गया? 5। तो 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d। याद है 5 में हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3d। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp3d, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ज्योमेट्री क्या होती है? sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है? sp3d की ज्योमेट्री आपकी क्या होती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी ऐसी होनी चाहिए इस तरीके से। अब ये बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो लोन पेयर कहां पे रखोगे? प्लेनर में कि एक्सियल में? प्लेनर में, जहां पे बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा होगा, वहां पे आप लोन पेयर रखोगे। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कहां पे है? प्लेनर में। बॉन्ड एंगल ज्यादा कहां है? प्लेनर में। तो आपका क्या हो जाएगा? ये पहला वाला स्ट्रक्चर तो गलत है, पहला वाला स्ट्रक्चर ही गलत है। यहाँ पे क्या बना रखा है? स्क्वायर बना रखा है, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ तो हो ही नहीं, होता ही नहीं है, तो पहला स्ट्रक्चर तो गलत है। दूसरे स्ट्रक्चर में लोन पेयर को कहां पे रखा हुआ है? एक्सियल में, जबकि हमें पता है ये कहां आना चाहिए, ये आपका प्लेनर में आना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके लोन पेयर आपको कहां पे दे रखा है? प्लेनर में। तीसरा स्ट्रक्चर सही है। और आपसे कह रहा है कि चौथा स्ट्रक्चर की बात करें, तो चौथा स्ट्रक्चर ये भी लोन पेयर कहां पे? प्लेनर में, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर इनकरेक्ट वाले कौन से हो जाएंगे? ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, ये भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों आंसर आपके क्या है? इनकरेक्ट है। अब आपको आ गया समझ में? ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी स्ट्रक्चर सही है। ओके, आ गया? चलिए, आपके लिए घर से एक सवाल है, क्वेश्चन लिखिएगा। बेटा वो उसके लिए ऑप्शन दे रखे होते हैं कि कैसे आंसर करने होते हैं, मल्टी करेक्ट के लिए दे रखा होता है वहां पे। कैलकुलेट
total lone pair present on the given molecule. तो आपको टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है आपको Y3 नेगेटिव, एक इसमें निकालना है, दूसरा आपको दे रखा है XZF6 इसमें निकालना है, तीसरा आपको दे रखा है H2SO4 इसमें निकालोगे, चौथा आपको दे रखा है HClO4। टोटल नंबर का मतलब होता है कि जितने भी आपके सराउंडिंग एटम है, सेंट्रल एटम है, उन सबके ऊपर आपको लोन पेयर निकालने हैं। तो इसको आपको करना है घर से, और इसका आंसर मैं चेक करूंगा अगली क्लास में। ये आपका होमवर्क है। साथ ही साथ गिवन मॉलिक्यूल कैलकुलेट द टोटल लोन पेयर प्रेजेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, आपका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है और लोन पेयर कैलकुलेट करना है। अब आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है एमओटी थ्योरी पे। चलो लिख लो। हाँ जी, एमओटी थ्योरी लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। ये लिख लिया ना सबने क्वेश्चन, बाद में ये मत कहना कि हमें मिला नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी लास्ट थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की। और इसके बाद जो अपडेटेड थ्योरी आएगी वो आपकी कहां पे आएगी, अगले साल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम पढ़ेंगे अपडेटेड थ्योरी को। फिलहाल हम ये लास्ट थ्योरी आपकी पढ़ते हैं। तो देखो, किसी भी थ्योरी को पढ़ने के लिए मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए ध्यान रखना, जेई 13 से लेके 19 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आया ही आया है। हर साल आया है, हर साल। 13 से लेके 2013 से लेके 2019 तक हर साल इसमें से एक एक सवाल आया ही आया है। तो अब आप समझ लो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। नीट वाले समझ लो, नीट वालों में मैं बता देता हूं, 2010 से लेके 2010 से लेके 2019 तक इसमें से हर साल ये सवाल आया है। ठीक है, अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं, जेई मेन की बात कर रहे हैं, एडवांस की नहीं कर रहे, जेई मेन की बात कर रहे हैं। और नीट में भी मैं आपको बता रहा हूं 2010 से लेके 2019 तक, और ये आपका हर साल सवाल आया है। तो पीयूष बेटा एक काम करना, तो तुम मत पढ़ो, तुम क्लास छोड़ दो, तुम मत पढ़ो। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है कि आएगा नहीं आएगा तो छोड़ दो। ठीक है, अब आपका एम्स का एग्जाम होना नहीं है, एम्स का एग्जाम भी आप किससे होना है, नीट से होना है। तो अब आप ये उम्मीद करके रखिएगा कि आपका जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, एमओटी थ्योरी है। यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब आप चाहे मेंस दो चाहे एडवांस, सवाल आपके ऐसे ही आएंगे। जिसका मेंस, जो ये सोच रहा है कि एडवांस में आएगा इसलिए पढ़ेंगे, और जो ये सोच रहा है मेंस में आएगा इसलिए पढ़ेंगे, तो बेटा आप फिर मत ही पढ़ो तो बेहतर है।
मैं तो इंपॉर्टेंस बता रहा हूं इसकी। ये चैप्टर, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी आ सकता है, ये एडवांस में भी आ सकता है, ये कहीं पे भी आ सकता है, ये आपका एवरग्रीन टॉपिक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें आपको पहले नई थ्योरी लिखने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, पुरानी जो थ्योरी है उनके ड्रॉबैक आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको ड्रॉबैक पता होंगे पुरानी थ्योरी के, तो आप नई थ्योरी को आसानी से पढ़ पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। तो हम पहले तो लिखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ प्रीवियस थ्योरी। प्रीवियस थ्योरी कौन सी है? बीबीटी, बीएससीपीआर और हाइब्रिडाइजेशन, तीन थ्योरी है आपकी, तो उन तीनों के हम ड्रॉबैक्स लिखते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीएससीपीआर एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आइए। ओके, नया सीखने के लिए ही पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये सोचोगे कि ये एग्जाम में इस साल नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, तो मत पढ़ो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, मैं तो केवल बता सकता हूं। आइए ड्रॉबैक्स की बात करें। बीबीटी, बीएससीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला ड्रॉबैक है आपका कि आपका जो भी मॉलिक्यूल है उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर किसी भी थ्योरी ने डिफाइन नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हो? मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब आपकी जो बीबीटी थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बेटा, इनके कंबाइन ही है। अलग अलग लिखवाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और उससे अलग लिखवाने से कोई फायदा होगा नहीं। आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आते, आपको केवल समझना है इनको। यहां पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू बीबीटी ऑक्सीजन शुड बी oxygen should be diamagnetic in nature, in nature, because इसके पास क्या है आपका, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है आपका, जो जोड़े में नहीं है, तब तक आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं आता, आप डायामैग्नेटिक ही रहोगे। बट एक्सपेरिमेंटली it is paramagnetic in nature। तो बेटा कितना बड़ा धोखा है, हमें बताया गया कि ऑक्सीजन आपका क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, बट बाद में पता चला कि ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक है। तो ये तो आपके साथ धोखा हो गया। अब डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब आपने ये सुने होंगे, शायद नहीं सुने, तो मैं बता देता हूं, वैसे आपको बताया जाना चाहिए था पहले। आपके दो तरीके के कैरेक्टर होते हैं मैग्नेटिक के, एक आपके डायामैग्नेटिक होता है, एक आपका पैरामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है, ध्यान से सुनना यहाँ पे, डायामैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि जिसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, जिसको कहां रखूं, मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, तो जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तब तक वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। और जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके आ जाऊं तो वो आपका क्या करेगा, मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। समझ में आ गया? तो डायामैग्नेटिक के लिए आपको क्या देखना होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या देखने होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पेयर्ड का मतलब जोड़े में, जैसे इवन नंबर में हो, पेयर्ड का मतलब है इवन नंबर इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, पेयर में होंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। दूसरा आपको क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और इसका मतलब भी समझ लो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ऑड इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको क्या होता है कि अगर मैंने ऐसा कंपाउंड जो आपका पैरामैग्नेटिक है, उसको मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जैसे ही मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालूंगा, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब आ गया समझ में? अब आ गया समझ में?
बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बच गए हैं इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, उनकी बात कर रहे हैं। ये आपके इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये आपके क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कैसे है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जिन्होंने अभी बॉन्ड नहीं बनाया है। और बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास ऑड है तो आपका पैरामैग्नेटिक, बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास इवन है तो आपका क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड से उठा के बाहर ले जाओ तो भी मैग्नेट की तरह काम करे, और डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसको उठा के बाहर ले जाओ मैग्नेट की तरह काम ना करे। अब आपको समझ में आ गया। तो इस थ्योरी ने पहले आपको बताया, बीबीटी थ्योरी ने, कि ऑक्सीजन आपका कैसा है, डायामैग्नेटिक है, यानी उसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट थोड़ी देर बाद पता चला, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला थोड़े दिनों बाद, सालों बाद, कि वो आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी उसमें डेविएशन दिखाता है। अब आ गया समझ में सबको? दोनों आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाँ, ये जो भी मैं लिख रहा हूं ना, ये सब अपलोड कर दूंगा, जितना भी मैं लिख रहा हूं ये सब अपलोड कर दूंगा। ओके चलो, तो पहला आपने लिख लिया, पहला रूल लिख लिया सबने। ओके, अब आगे आते हैं अगला वाला, सेकंड वाले के ऊपर आते हैं, सेकंड पे। और पहला ड्रॉबैक हो गया, अब सेकंड ड्रॉबैक की बात करते हैं। अब सेकंड ड्रॉबैक क्या होगा, देखो। इट कुड नॉट एक्सप्लेन fractional bond order। अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो बॉन्ड बन रहा है, अभी आपने बीबीटी थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन देखी, यहां पे आपने देखा कि आधा बॉन्ड बनेगा, 1.5 बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बने, आपने ऐसा बॉन्ड देखा कोई फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर? आपने बीबीटी थ्योरी में कहीं पे आधा बॉन्ड बनते हुए देखा कि आधा बॉन्ड बना लो, आधा कल बना लेंगे? ऐसा तो नहीं देखा होगा, सारे के सारे कंप्लीट बॉन्ड है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में जो होते हैं उनको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड में होता है, लेकिन ये रेजोनेंस हाइब्रिड में बीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। और रेजोनेंस हाइब्रिड आपका कहां पे देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक के अंदर। अच्छा, हाफ वाले बॉन्ड बताए थे बीबीटी थ्योरी के अंदर। अच्छा, फिर तो भाई बीबीटी थ्योरी के अंदर अगर सर ने बता दिए तो बहुत ही एक्स्ट्रा बता दिया, जबकि बीबीटी थ्योरी ये कहती है। अभी चाहिए ऋषिदीप, आपको क्लास में रहना है कि अमन सर से बात करनी है? बॉन्ड ऑर्डर आपको सर ने बताया होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आपका बीबीटी थ्योरी से नहीं आता। बीबीटी थ्योरी ये कहती है, या बीएससीपीआर थ्योरी ये कहती है कि जो भी बॉन्ड बनेगा कंप्लीट बनेगा, आधा चौथाई बॉन्ड नहीं बनाता, आधा पॉन बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ रहे हो? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आपका बीबीटी थ्योरी नहीं बताता, रेजोनेटिंग थ्योरी बताती है, रेजोनेंस बताता है आपको। जो रेजोनेंस का टॉपिक बिल्कुल ही अलग है, जो आपने सर ने आपको करा दिया होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर। इतना आ रहा है समझ में? सर ने जब पढ़ा दिया तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, मैं क्यों पढ़ाऊंगा जब सर पढ़ा देंगे? वो वाली बातें सर ने सब पढ़ाई हुई हैं, मैं तो केवल एमओटी थ्योरी पढ़ाऊंगा बस, है ना। सर ने रेजोनेंस तो पढ़ाया ही है ना, तो सर ने रेजोनेंस पढ़ाया तो वहीं पे आपको फ्रैक्शनल बताया होगा। बीबीटी में नहीं होता, बीबीटी में आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा 2.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, 0.5 बॉन्ड। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पे आएगा आपका एमओटी थ्योरी के अंदर। ठीक है, अगला आपका देखो, थर्ड आपका पॉइंट,
could not explain stability could not explain stability of molecule। अगर मैं आपसे कहूं कि N2 मॉलिक्यूल है और O2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो क्या कर पाओगे आप? आपसे कह रहा है कि N2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। बेटा जितने टॉपिक मैं करा रहा हूं, मैंने देखो स्टार्टिंग से आपका सब कराया, मैंने 2 टॉपिक आपको बेसिकली कराए, एक हाइब्रिडाइजेशन कराया और एक एमओटी करा रहा हूं। इससे पहले का मुझे नहीं पता सर ने क्या कराया होगा, आपको बेसिकली बताया जरूर होगा कि रेजोनेंस क्या है और ये सब क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बीबीटी थ्योरी के बेसिस पे बात करूं कि N2 ज्यादा स्टेबल है कि O2 ज्यादा स्टेबल है, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। इसको डिफाइन करेगी एमओटी थ्योरी, जो बाद में आपको पता चलेगा कि N2 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू O2। ठीक है, रितिका बुधिराज, आपको अगर ये बताया गया होगा कि PCl5 आपका एग्जिस्ट करता है, NCl5 नहीं करता, तो ये भी बताया गया होगा कि आपका नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बनते, नाइट्रोजन के पास इतनी औकात नहीं है कि अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर दे, फास्फोरस के पास होती है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑक्टेट एक्सपेंड होता है। लुईस थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट टाइप के कंपाउंड बनते हैं, बट आप उस टाइम पे कोई लोग ध्यान दे ही नहीं रहे थे, आप सबको तो पुराने टीचर याद आ रहे थे। आइए अब आप केवल ये पढ़िए, आप लोगों का चैट करना का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो पढ़ना नहीं होता, आपको ना पीछा या आगे का बहुत पढ़ना होता है। वर्तमान आपको संभालना नहीं है, और आपको भूतकाल की चिंता ज्यादा है और भविष्य की चिंता ज्यादा है, और आपसे प्रेजेंट संभलता नहीं है किसी से। अभी ये पढ़ा रहा हूँ, 4 दिन बाद आप यही टॉपिक दोबारा मेरे से पूछोगे कि इसमें क्या बताया था। जब मैं आपको वहां पे बता रहा था कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, और आपको बता रहा था कि क्या एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंड ऑक्टेट क्या होता है, तब आपको वहां समझना नहीं था, अब वो समझना है आपको। हर चीज आपको टाइम से समझनी नहीं है। और आप ना ये बात ना जरूर अमन सर को बताना कि सर जो है वो इस बात पे डांटते रहते हैं कि हम प्रेजेंट में नहीं पढ़ रहे, हमें पीछे की चीजें ज्यादा जाननी है ना। बिल्कुल मूर्ख बच्चे हैं एकदम, जिन्हें तभी तो आप लोग सीख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे हो। ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है जहां पे क्लास में आपकी टीचिंग हैंडल हो जाती है, ये ऑनलाइन क्लासेस है। इस ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट में जीना सीखो, प्रेजेंट में सीखना सीखो, तब आपको समझ में आएगा। ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं, डिफाइन नहीं करता। आप नहीं बता सकते बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि N2 जो होता है वो आपका O2 से ज्यादा स्टेबल है। लास्ट जो आपका ड्रॉबैक है वो आपको क्या हो जाएगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग। देखो यार, तुमको लगता होगा कि सर बहुत सीरियस हैं, मैं बहुत हंसी मजाक करता हूं, लेकिन आप लोग अभी मेरे साथ मिले जुले नहीं है। दिक्कत क्या है कि आपको पुराने टीचर ज्यादा याद आ रहे हैं, और वो शायद आ नहीं सकते अब। तो आपको या तो मेरे साथ ही आपको बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप एक काम करिए, बार बार टीचर चेंज करवाते रहिए। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि 3 दिन में किसी नए टीचर से आप बहुत कुछ सीख नहीं लोगे। तो ये थ्योरी, इसके आपके ये पॉइंट हो गए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के अंदर किस तरीके की आपकी बॉन्डिंग हो रही है ये भी नहीं डिफाइन कर रहा है, स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं कर रहा है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन नहीं कर रहा, और मैग्नेटिक करेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो आपका ऑक्सीजन वाला था। ऑक्सीजन वाला क्या कि आपके ऑक्सीजन को इसने क्या बताया था, पैरामैग्नेट और डायामैग्नेटिक, बट एक्चुअली में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब अपनी कॉपी में लिखिए फटाफट से अगला, मेन पॉइंट्स ऑफ MOT, molecular orbital theory। मेन पॉइंट्स ऑफ MOT, चलिए फटाफट से पहला पॉइंट लिखिए। एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट
इन एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटम का ऑर्बिटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल इन एटम in the similar way it is present in molecular orbital। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? जो आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके जो नया ऑर्बिटल हम फॉर्म करेंगे, जो नया ऑर्बिटल हम बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था? इज मॉलिक्यूल। इतना समझ में आया? इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखिए। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे जल्दी से। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एओ आर नेम्ड एज एस, पी, डी एंड एफ, while molecular orbital are named as, कैसे नाम रखेंगे इसका? सिग्मा एंड पाई, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ठीक है, आ गई बात समझ में? आपके एटॉमिक ऑर्बिटल का जो नामकरण होगा वो आपका क्या होगा? आपके नेमिंग क्या होगी? एस, पी, डी, एफ, क्योंकि आप एटम के ऑर्बिटल के बारे में जानते हो अच्छे से। लेकिन जो आपका एमओ बनेगा, कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसके अंदर आपके नाम जो होंगे वो आपके क्या होंगे? सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सरल सा नाम है इसमें। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा यहां पे। नंबर ऑफ एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed are equal to number of AO combined। इसका मतलब समझो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज करो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन हो रहे हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके दो ही आपके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो आपके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो आप ये बताइए कि टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? बताओ। अगर आपके पास चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपने कंबाइन करे हैं, तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4। जैसे आपको मैंने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, आपने बोर्स थ्योरी पढ़ी होगी, आपने सबने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, तो उसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हम क्या लिखते थे? एस, पी, डी, एफ, ऐसे लिखते थे। उनका नाम क्या लिखते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जब हम फिलिंग करते थे तो हम क्या लिखते थे उसको? एस, पी, डी, एफ। ऐसे ही जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम रखेंगे हम सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। अब आ गया समझ में? एटॉमिक ऑर्बिटल के जो नाम है वो आपके क्या है? एस, पी, डी, एफ। और जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनके नाम क्या रखोगे? सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ गई? डेल्टा की कोई बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, डेल्टा की कोई बात नहीं करेंगे। जब हम एमओटी थ्योरी कर लेंगे उसके बाद एक ही टॉपिक आपका बचेगा, स्पेशल बॉन्ड। जिस स्पेशल बॉन्ड में आपको डेल्टा बॉन्ड पढ़ना है, बनाना बॉन्ड पढ़ना है, 2 बॉन्ड पढ़ने हैं आपको, वो आपका अलग से इसी के बाद एमओटी के बाद होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई अब बीच में ये बात मत कहना कि सर ये रह गया वो रह गया। जो करा रहे हैं उसको आप तमीज से करते रहो, धीरे धीरे करते रहो।
तो ये आप, और एक और बात बता दूं, जिसको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती वो केमिस्ट्री कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप ध्यान से सुन लेना। अब आप जिसका नेटवर्क स्लो है या कुछ भी है, या जिसको समझ नहीं आया, जिसको चाहिए पॉइंट रिपीट करना, वो एक बार आपका वीडियो देख लेगा, रिवीजन वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। टाइम की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको 3 बार रिपीट कर दिया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एसपीडीएफ होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार और पाई स्टार होता है, और जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके बनेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिख लो, molecular orbital are formed by LCAO, इसको लिखना LCAO मेथड, और इसकी फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ में आ गया? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या होता है LCAO, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं सारे पॉइंट लिखवा दूं आपको, फिर हम LCAO भी डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। आपका अगला नंबर पॉइंट है, अगला नंबर क्या है? 4 हो गए, 5वां पॉइंट लिखो। When two atomic orbital are combined, जब आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड नेम्ड, क्या नाम होगा बेटा इनका? नेम्ड एस। आपका पहला नाम क्या होगा? BMO। अब इसका फुल फॉर्म देख लो, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड सेकेंड इज आपका क्या बनेगा? ABMO। इसको क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको देखने में लग रहा होगा सर ये MOT थ्योरी में तो बहुत पंगा है, बट अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एट द एंड जब MOT थ्योरी खत्म होगी, तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका MOT का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप थोड़ा सा भी मेरे बताए हुए तरीके से करते रहोगे। 100% MOT का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और BMO का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पे आपके बनते हैं सिग्मा एंड पाई, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ओके, ये लिख लेना। इतना क्लियर है? बहुत ज्यादा इजी है अगर आप ध्यान से समझेंगे। अगर आपने मेरे को नहीं समझा, कंटिन्यू मेरे को फॉलो नहीं करा, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं आप जो भी हो रहा है होने दो, तो बेटा मैं नहीं गारंटी लेता उस बात की। 4 AO कंबाइन होंगे तो 4 MO बनेंगे, नाम आपके वही रहेंगे, सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। वो आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के। अभी धीरे धीरे, अभी अभी तो आपकी शुरुआत हुई है। BMO का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी ये भी समझ में आएगा कि बॉन्डिंग क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, चिंता मत करो, पेशेंस रखो, भागो मत। भागोगे तो गिर जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। जिस हिसाब से मैं करा रहा हूं कराने दो, आपकी MOT थ्योरी 100% फर्स्ट क्लास हो जाएगी। बट ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे ऊपर। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको लग रहा है सर खराब पढ़ा रहे, तो आप अपना अपने आप जानो। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ओके, चलिए, ये नोट कर लिया ना? ये वाला भी नोट कर लिया सबने?
पीयूष बहुत चिंता में बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत परेशानी है, बहुत चिंता है इसको। है भाई पीयूष? चलो 6 पॉइंट लिखिए। ध्यान से लिखिएगा ये वाला भी पॉइंट। BMO हैज लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी देन AO atomic orbital, while ABMO antibonding molecular orbital has less stability, and more energy than AO। अब इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतना आ रहा है समझ में? अब कभी भी इसको दिमाग में ऐसे मत लाना कि सर एक की एनर्जी बढ़ कैसे रही है, एनर्जी एक्स्ट्रा आ कहां से रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि एंटी बॉन्ड जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपका इस एनर्जी पे रखा है, तो यहाँ पे दो पार्ट डिवाइड होंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो आपका ABMO का होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो आपका किसका होगा, BMO का। तो इनकी जो एवरेज एनर्जी निकालोगे वो किसके इक्वल आएगी, एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल आएगी। यानी आपका एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। जितना रेशियो इसका कम होगा उतना ही रेशियो इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आ गया समझ में? तो यहां पे ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा सबको। बेटा दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको एकदम कोई परेशानी तो नहीं यहाँ पे? चलो अब हम यहाँ पे बेटा आपका क्या होगा, लेस स्टेबिलिटी है मोर एनर्जी है, और यहाँ पे लेस एनर्जी है मोर स्टेबिलिटी है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये जो 7वां पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते टाइम पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो लास्ट पॉइंट भी है वैसे ही है, तो लिख लो। और उसके बाद ये लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे और इसके आगे की कहानी हम अगले लेक्चर में करेंगे। 7th पॉइंट आप लिख लो अच्छे से, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन MO अकॉर्डिंग टू, आपने नाम सुना होगा आपबाउ का, आपबाउ प्रिंसिपल, हंट एंड पाउली रूल। तो जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने बनाया है, कौन सा ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो आपकी किसके अकॉर्डिंग होगी, आपबाउ, हंट्स एंड पाउली रूल के अकॉर्डिंग होगी। ये तो आपको समझ में आता है। यानी जो लेस एनर्जी का है वो पहले भरा जाएगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर आपकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। ये आपने सबने पढ़ा है, ये सारे रूल आपने पढ़े हैं। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है, वो ये कहता है कि यहां पे लिख लेना, देयर इज नो N+L rule and electronic configuration is always determined
एक्सपेरिमेंटली। तो बेटा जैसे यहाँ पे जो मेन रूल है वो आपका क्या है, वो आपको क्या है, एनर्जी रूल है। लेकिन एनर्जी रूल में आपको क्या करना है, एनर्जी रूल में ये बात याद रखनी है, एनर्जी रूल में आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि यहाँ पे N+L रूल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आपका सीधे सीधे कौन सा रूल लगाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि कम एनर्जी का है वो पहले फिल होगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ज्यादा एनर्जी का है वो बाद में फिल होगा। आप बहु का केवल इतना यूज करना है। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी ये सारी कहानी, उम्मीद करूंगा सबको क्लियर है ना। तो ये अभी आपको सबको समझ में आ रहा है। तो ये वाली कहानी यहीं तक है, एमओटी थ्योरी की जो थ्योरी है वो यहां तक है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएओ क्या होता है, बीएमओ कैसे बनते हैं, एबीएमओ कैसे बनते हैं, एंड शॉर्ट ट्रिक क्या है एमओटी थ्योरी के क्वेश्चंस करने की। तो इस थ्योरी को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो मैं सच में कह रहा हूं कि अगर आपने मेरा कराया हुआ ठीक से कर लिया तो आपका एमओटी का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आज के लेक्चर में आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, आपको चीजें समझ आई या नहीं ये भी आप बताइएगा, ठीक है। थोड़ी सी आई है रितिका, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको आ जाएगी। जिन लोगों को थोड़ा समझ में आया वो परेशान ना हो, अभी बहुत टाइम है, अभी मेरे साथ आपकी बॉन्डिंग में बहुत टाइम है, आपको धीरे धीरे और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि क्लास में आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आया होगा, ऐसा भी है क्या? फीडबैक देख के तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है, लोग कह रहे हैं नो 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 समझ नहीं आया। ओके, बट बेटा इतना डिटेल से मेरे को पढ़ाना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको क्या करना है, आपको आगे जेई देना है, नीट देना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको परेशानी हो, बट इन फ्यूचर आपको ये सारी चीजें फायदेमंद लगेंगी, ठीक है। ये वाला चैप्टर खत्म होने दो, कम से कम एक नया चैप्टर तो मैं स्टार्ट करूंगा तो शायद अच्छे से करे, ठीक है। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी, ठीक है। चले, ओके, बाय बाय।